बाबा जी को ना बॉलीवुड में होना चाहिए, मतलब क्या भागे है बाबा जी। बाबा जी का एनर्जी का राज शिलाजीत नहीं है, पैसा है, और बाबा जी भाग भी पैसे के पीछे रहे। देखो, शिलाजीत कैन डू मोर हार्म देन एनी गुड टू यूज। सबसे पहला खतरा कंटामिनेशन का ड्यू टू सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग। दूसरा खतरा हैवी मेटल्स का। शिलाजीत में होता है लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक। अगर ये हैवी मेटल्स तुम्हारी बॉडी में लंबे टाइम तक सेफ्टी लिमिट से ज्यादा जाएंगे तो सीरियस हेल्थ इश्यू हो सकता है, जैसे लंग डैमेज, किडनी डैमेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी। और तुम भरोसा किसका कर रहे हो? पतंजलि, जो आए दिन नए नए फ्रॉड में पकड़ा जाता है, जैसे फॉल्स क्लेम इन देयर एडवर्टीजमेंट। इनके हिसाब से इनका प्रोडक्ट अस्थमा, हार्ट डिजीज या ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों का क्योर है, जो कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज 1954 एक्ट के तहत बैन है ऐसे प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना। इन्होंने अपने दिव्य दंत मंजन, जो डेंटल केयर प्रोडक्ट है, उसमें भी कटल फिश का यूज किया और उसे वेजिटेरियन बोल के बेच रहे थे। कुछ समय पहले इनके 82 प्रोडक्ट्स में से 32 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट फेल किए, जिसमें हनी, आंवला जूस और घी जैसे प्रोडक्ट्स शामिल थे। Yes, there is little data which says that कि शिलाजीत can be helpful in diseases like अल्जाइमर या फिर स्पर्म काउंट बढ़ाने में या टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में, बट वो लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं था और वो हेल्दी एडल्ट्स पे नहीं की गई थी। तुम्हारा लाइफस्टाइल अच्छा है तो अच्छा खाते हो, जिम जाते हो, टेस्टोस्टेरोन जगह पे, स्पर्म काउंट जगह पे, तो शिलाजीत की कोई जरूरत नहीं, वो तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। ऑल्सो शिलाजीत के ऑफर्स मुझे इतने आ चुके हैं ना, अगर सच में वर्थ इट प्रोडक्ट होता ना तो कब का तुम्हें मैं कोड दे दिया होता। देयर इज अ रीजन आई एम नॉट प्रमोटिंग। मतलब हद है, तुम लोगों में जरा भी शर्म नाम की चीज बची या नहीं बची? मोदी जी पाकिस्तान पे कब अटैक करेंगे, चुप क्यों है मोदी जी, कुछ बोलते क्यों नहीं है, और हाय मोदी और हाय मोदी कर दिया ना मोदी जी ने। फाइनली मोदी जी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के जवान दिलों की धड़कन माहिरा खान, हानिया आमिर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स बैन कर दी। इससे पाकिस्तान के सारे यंग लोगों की हार्ट बीट रुक जाएगी और वो सब मर जाएंगे। मास्टर स्ट्रोक। अब समझ में आया मोदी जी कितने खाली खूंखार हैं। हीरोइनों ने इंडियन यूथ को कितना डिस्ट्रैक्ट कर रखा था। इंडिया के यूथ को मोदी जी के अलावा कोई और डिस्ट्रैक्ट करे, मोदी जी को जरा भी बर्दाश्त नहीं है। तो क्या किया? बैन। ये हानिया आमिर ने लंदन की स्टोरीज डाल डाल के इंडिया के यूथ का दिमाग खराब कर दिया था। सारे लंदन जाने की सोचने लगे थे। लंदन जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। पैसा कैसे आएगा? नौकरी से। अब इतनी नौकरी है देश में। अच्छा खासा मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम दे रखा है। घर बैठे बैठे हिंदू मुसलमान के नाम पर ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो, कमेंट सेक्शन में गालियां दो, 2 रुपए पर पोस्ट पर ट्वीट कमाओ। फालतू में कहा नौकरी के लिए गर्मी में दूर भागना, लू लग जाएगी तो। यूसी मोदी जी तो सिर्फ तुम लोगों के बारे में सोचते हैं और तुम लोग फिर भी उन्हीं को गाली देते हो, उन्हीं को बुरा भला बोलते हो। आई लव यू मोदी जी। अब आते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे। 2015 में ये स्कीम शुरू हुई और उसका मुद्दा ये था कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको एड्रेस किया जाए और औरतों के लिए जो शिक्षा का संस्थान है उससे थोड़ा सुधारा जाए। अब आते हैं इसकी हकीकत पे। हकीकत इसकी ये है, NCAR की स्टडी इस योजना की इनएफिशिएंसीज पर हमें बताती है कि 2017-18 से लेकर 2022-23 के बीच इस योजना के 55.3% फंड को इस्तेमाल ही नहीं किया गया और 2022 से 23 में ये नंबर जाता है 77% पे। 2014 से 2021 के बीच में 58% ये फंड का खर्चा हुआ मीडिया के इश्तेहारों पे। सही सुना आपने, 58% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड यूज हुआ सिर्फ एडवर्टाइजिंग में। तो बेटी बचाओ या ना बचाओ, जहां लगा सकते हो प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर लगाओ। मैं बीइंग ए कश्मीरी पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है। मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस, आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज। कितनी कंपनीज है यहाँ? RR है, SSB है, CRPF है, आर्मी है, BSF है। वो क्या जग मार रहे थे फिर? अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, गौतम अडानी थे। देखा, सुना, समझा। अजीत पवार के अकॉर्डिंग जब महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी तो उस मीटिंग में अडानी भी मौजूद था। आपको लगता है आप वोट बीजेपी को देकर आए हो, आप वोट मोदी को देकर आए हो, जबकि असलियत में आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि असल में वोट तो आप अडानी को देकर आए हो। तो फिर क्यों सरकार महंगाई बेरोजगारी के सवालों पर आपको जवाब देगी? क्योंकि वोट सरकार को नहीं अडानी को गया है। पूछ लो अडानी से सवाल। भी सोचा कि अडानी का उस मीटिंग में क्या काम था? कौन है अडानी? ब्रोकर है क्या? फैक्ट सुनना है, क्योंकि सरकार का गिराना
राणा और अडानी का उस मीटिंग में मौजूद होना वाज नॉट अ कोइंसिडेंस बट अ वेल प्लान्ड बिजनेस मूव, क्योंकि सरकार बनने के बाद धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अडानी ने 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए। और सुनो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1225 एकड़ जमीन दी अडानी को रीडेवलपमेंट करने के लिए, जबकि टोटल एरिया धारावी का 550 एकड़ है। तो ये एक्स्ट्रा 705 एकड़ क्यों दी गई है, सवाल पूछोगे इस पे? और ना ही कोई सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप या रूबी का लियाकत अपने गले की नसें निकाल कर इस पर सवाल पूछेंगे। अडानी सरकार चला रहा है, बीजेपी की कैंपेनिंग कर रहा है, उसमें पैसा डाल रहा है और स्टार कैंपेनर के नाम पे नरेंद्र मोदी को रखा हुआ है। और आप लोगों को सरकार ने धर्म के नाम पर लड़ाई में बिजी रखा हुआ है ताकि इन इश्यूज पर आपका ध्यान ही ना जाए। रिमेंबर, इंडिया इज नॉट अडानी, इंडिया इज नॉट मोदी, इंडिया इज 140 करोड़ ऑफ दोज इंडियंस जो दिन रात अपने खून पसीने की मेहनत करते हैं ताकि देश के डेवलपमेंट में ईमानदारी से कंट्रीब्यूट कर सके। तो महाराष्ट्र के लोगों, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और बीजेपी को वोट दिया तो अगले 5 साल अडानी की जेब में रहोगे। पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया, पर बात तो ये भी सच है ना कि धर्म पूछकर बचाया नहीं गया। मारने वाला एक मुसलमान था, पर बचाने वाला भी एक मुसलमान था। हाँ, हम मानते हैं मुसलमानों ने हिंदुओं को गोली मारी, पर हम ये भी मानते हैं कि जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान हो गया वो भी मुसलमान था। हम मानते हैं धर्म पूछकर मारना बहुत गलत है, पर क्या उनका कुछ नहीं होना चाहिए जो दलित बच्चियों का दलित देखकर रेप कर देते हैं? क्या उनका कुछ नहीं होना चाहिए सिर्फ मुसलमान देखकर उनसे नारे लगवाकर उनको बीच बाजार में जान से मार देते हैं? क्या उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए जो धर्म की राजनीति कर करके रोटियां सेक सेक के दंगे करवाते हैं, बच्चों को आपस में लड़वाते हैं? क्या उनका कुछ नहीं होना चाहिए जो जाति के नाम पर पॉलिटिक्स खेलकर देश को बर्बाद कर रहे हैं? हमारे समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है कि कलाकार रोड पर आस लगाए खड़ा रहा और मुजरा करने वाले महफिल लूट गए। एक मानसिकता हमने ऐसी बना ली है कि रोड के किनारे अगर कोई कला दिखा रहा है तो उसे हम गरीब या भिखारी मानते हैं, और जो इंस्टाग्राम पर आधे नंगे होकर नाच रहे हैं वो हमारे लिए सेलिब्रिटी है। जबकि अंतर बस इतना है कि वो कला दिखाकर पैसे मांग रहा है और ये शरीर दिखाकर फॉलोअर्स मांग रहे हैं। जबकि कलाकार की कला मंच की मोहताज नहीं होती, वो कला को सराहने वालों की मोहताज होती है। लेकिन देश में एक ऐसी आंधी आई है जहाँ ये लोग टपरी छपरी अंग प्रदर्शन करने वालों को माई बाप बना के रखे हुए जो उनसे बात तक नहीं करते। और ये समय समय की बात है कि समय समय का योग कि आज लाखों में बेचने लगे हैं 2 कौड़ी के लोग, और जो हुनर रख रहे हैं वो आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दिन भर रस्सी पर चलने वाली लड़की शाम को पैसे ये सोचकर गिनती है कि आज खाना आएगा कि नहीं आएगा, और एक छोटे से कपड़े पहने 2 ठुमके लगाए और महीने भर के खाने की और दारू की व्यवस्था हो जाती है। इसे बदलना बहुत जरूरी है, और इसे बदलने कोई नहीं आएगा, हमें और आपको मिलकर बदलना पड़ेगा, क्योंकि इनको इतना बड़ा बनाने वाले भी हम और आप जैसे लोग ही हैं। आप सबको फिर से बधाई हो। मतलब सोचो कि नए साल का तोहफा आपको मिलना चाहिए ना। अतुल सुभाष का केस था, पूरे देश में वापस कैंडल मार्च सब कुछ हुआ। कोर्ट ने निकिता और उसकी पूरी फैमिली को बेल दे दिया। अब करो भाई, सिस्टम खोखला है भाई, खोखला, कोई सुनवाई नहीं है, मर जाओगे कुछ नहीं होने वाला। ये एग्जाम्पल है, इतना कुछ पहले हो गया, इसमें तो आपको मतलब क्या उम्मीद लगाए यार। खोखला था, खोखला है और खोखला ही रहेगा। कोई उम्मीद मत रखो भाई, कोई उम्मीद मत रखो, हद भी हो गई है। 150 झोपड़पट्टियां जल गई है, इस न्यूज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर तुम लोग रियल इंडियन हो तभी ये वीडियो देख के जाना, वरना स्किप कर दो यार। बिहार के समस्तीपुर में एक गांव पड़ता है जिसमें गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते थे। 150 घर जल गए भाई। शायद कोई अमीर ज्यादा होता तो ये वीडियो कब तक फैल चुकी होती। शायद ही बिहार की सरकार इनकी मदद करेगी, लेकिन तभी मदद करेगी ना जब ये वीडियो शेयर करोगे तुम लोग। लेकिन तुम लोगों को तो अश्लील कंटेंट देखना है इंस्टाग्राम में, ऐसी वीडियो थोड़ी ना शेयर करते हो। देखो फॉलोअर ना भी बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियो शेयर करके यार जरूर हेल्प होगी इनकी, ये मुझे पता है। आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखिए। ना समझ और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो, मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर। जिस देश में ऊपर से नीचे तक लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो, उस देश का भविष्य बर्बादी के सिवा और क्या हो सकता है? जिन गधों को एक साथ मिलकर रहना भी नहीं आता, उनको आपस में लड़ाकर तोड़ देना ही बेहतर होगा। हो रंग बर से भीगे या फिर ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
अब ये गाना मैंने पूरा नहीं गाया, फिर भी इसके आगे की लाइन आपने अपने मन में गुनगुना ली। क्यों? क्योंकि ये गाना आपने कई बार सुना हुआ है। ठीक यही आज इस देश में हो रहा है। हमने इतना हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान कर लिया है कि हर छोटी सी चीज में भी हमें हिंदू और मुसलमान नजर आ रहा है। होली के जुलूस पर मुसलमानों ने फूल बरसाए, ये बड़ी खबर बन जाती है, जबकि इस देश में आम बात होनी चाहिए। कोरोना के बाद धर्म का एक ऐसा वायरस इस देश में पनपा जिसकी ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई इलाज, और इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा आ रहा है। दोनों धर्मों में आज कई लोग ऐसे पनप चुके हैं जिनकी आंखें सिर्फ मजहब को देखती हैं। किसी को नैपकिन का केसर या रंग चुभता है तो किसी को तो रंगों से ही दिक्कत हो चुकी है। ये अब्दुल कलाम का हिंदुस्तान नहीं है और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का भारत। याद रखिए, जाति और धर्म दोनों ही झूठे हैं। इसे चंद धूर्त लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहा था शहीद आजम भगत सिंह ने। जय हिंद। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया, या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? वो बात कर रहे हैं हम पानी रोक देंगे, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे पानी रोकने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, आप क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। और जो लोग बेवकूफ बन के घर में बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, तो बात पे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया। क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आएंगे? क्या आप उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे? क्या आप उसको नहीं कहेंगे कि धर्म देखकर मारा गया है? तो जुनैद को कैसे मारा गया था? मैं पूछना चाहती हूँ तबरेज अंसारी जैसे लोगों को, उन सबको भी तो ऐसे ही मारा गया है ना। जब आप मस्जिद में जाके अपना भगवा लहराते हैं, जो राजस्थान में हुआ था, उसने क्या कह के किस तरह से गोली चलाई थी, तब कोई हिंदू क्यों नहीं मरा था? बात पे ये कहना कि इस्लाम ही ऐसा है, इस्लाम ही ऐसा है, तो आई एम सॉरी, इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता था इस तरह के कत्लेआम करने का। तो मेरे नजर में वो किसी धर्म के थे ही नहीं। रादर देन जो जिसने ये सब किया उसको पकड़ने की बजाय आप अपने देश में अपने ही लोगों को लड़वा रहे हो। क्यों सरकार आती नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बोलती क्यों नहीं है लोगों को कि इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है इसमें? क्या वो इंसान नहीं है? आपने कभी कश्मीरियों को अपना समझा ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को अपना माना है। हमारे हिंदू भाइयों को उन मुसलमान भाइयों ने ही बचाया है, राम राज्य बना दिया है मोदी जी ने, तो आपको 50-50 कमांडोज की क्या जरूरत है? मैं डिसअपॉइंटेड हूँ इस देश की जनता से, क्योंकि 80% जनता सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। वो सरकार से एक बार ये तक नहीं पूछती कि नौकरियां कहाँ हैं और विमेन सेफ्टी कहाँ है, लोगों की सेफ्टी कहाँ है। यूपी के बरेली में एक इनकम्प्लीट हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही थी। हाईवे अचानक से खत्म हो गया, रात का मौका था और सामने धुंध थी, तो ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाया, गाड़ी नीचे गिरी और सारे के सारे लोगों की वहीं जान चली गई। इस पर कोई मीटिंग वगैरह नहीं बुलाई गई अचानक से, लेकिन एक मीटिंग जो उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने बुलाई वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये मीटिंग थोड़े दिन पहले हुई थी और इसमें डिस्कशन का टॉपिक था कि जो एमएलए टाइप के लोग हैं इनके पीछे चेयर में व्हाइट टॉवेल क्यों नहीं लगाई जा रही है। It's a national emergency. दरअसल 6 सितंबर को एक नॉर्मल मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ ऑफिसर लोग आए थे और कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी एमएलए टाइप के लोग आए थे। तो जो ऑफिसर्स थे उनकी चेयर थोड़ी ऊंची थी, पीछे व्हाइट टॉवेल लगी हुई थी, और जो एमएलए टाइप के लोग थे उनको ऐसी चेयर नहीं मिली। तो इसके बाद समाजवादी पार्टी के एक एमएलए ने इसके ऊपर कंप्लेंट करी। फटाफट यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाकर यह इंश्योर कर दिया कि अब से सारे एमएलए टाइप लोगों के पीछे जो है चेयर में व्हाइट टॉवेल होनी चाहिए, और उसके बाद से ये चीज प्रॉपर्ली इंश्योर करी जा रही है। लेकिन जो नॉर्मल लोग रोड के आधे कंप्लीट होने की वजह से मर गए, इसलिए क्योंकि रोड की शुरुआत पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और उसको चेक करने वाली कोई एजेंसी भी नहीं थी, इनके लिए मीटिंग करने की क्या जरूरत है? ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स तो बड़े बड़े साहिब लोगों के लिए रिजर्व्ड है, जिनकी कुर्सी के पीछे सफेद टॉवेल होना एक मैंडेटरी चीज है। अब कमेंट सेक्शन में इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स लिख के बहुत लोग हंस देंगे, बट याद रखना, जोक इज ऑन अस। सर स्कूल में हम आ चुके हैं। अभी देखो ये एंट्रेंस के वक्त है, मॉडर्न स्टाइल का है, ऐसा लग रहा है किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हो। सर हम लोग क्लासरूम में आ चुके हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स बड़ा सुंदर है, ये इनका बैठ के पढ़ने का एरिया है। ठीक है, हाउ मच इज द फीस? नो फीस, इट्स फॉर फ्री। तो यार अभी हम यहाँ की कैंटीन में जाएंगे और मैं अभी से चौंक गया क्योंकि देखो ये इनका वॉशिंग एरिया है पूरा। ये सरकारी स्कूल है यार, मतलब मैं शॉक्ड हूँ पूरा। मैं अब वहाँ की कैंटीन दिखाते हैं कैसी होती है। इट्स वेरी क्लीन, इट्स वेरी क्लीन। तो यार जैसे ही बच्चों का बैच खा के गया, अब ये आंटी पीछे सारा सफाई करके ठीक कर देंगी दोबारा, ताकि नया बैच आ सके। ये बेचारे खटी खटी देखते रहे। आजा आजा, बैठ जा।
बस इन्हीं कुछ जाहिलों की वजह से इंडिया का नाम बर्बाद हो रहा है। मैं पिछले कुछ महीने से यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ और मैंने एक चीज नोटिस की है कि सच में कुछ जाहिल लोग हैं जो रेसिज्म डिजर्व करते हैं। और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारी घर की औरत के साथ कोई ऐसे बर्ताव करेगा तो तुम सुन के लोगे क्या? ये गवार खुद सुन के लेगा क्या? पर्सनल स्पेस मानो इसका मतलब इन्हें कभी समझ में आएगा ही नहीं। एक कपल आपस में एक दूसरे की पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, इस गवार को अपना नाक वहाँ पे घुसाना है। और ये क्या हरकत है? ये कौन सी लैंग्वेज है? आके बैठ जाए यहाँ पे। दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस व्हाट काइंड ऑफ एग्जांपल दे आर सेटिंग फॉर यंग जनरेशन। यू नो व्हाट, जब मैं बाहर जाता हूँ और गोरे बोलते नहीं, नॉट लाइक इंडियन, इट मीन्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट। कैन यू इमेजिन? इतना नाम खराब कर रखा है इन जाहिलों ने। सारे अंग्रेजों ने ऐसी कॉप पर लगाऊंगा, सारे मजदूर है हमारे। और इन्हीं जाहिलों की वजह से गोरे बोलते हैं इंडियन लैक सिविक सेंस, इंडियन मैन आर वुमनाइजर। जब तुम इंडिया के बाहर घूमने जाते हो, जब तुम्हें पासपोर्ट मिलता है, तुम अकेले घूमने नहीं गए, यू आर देयर टू रिप्रेजेंट द होल नेशन, सो एक्ट एंड बिहेव इन दैट वे। ऐसे ही हमारे देश की पासपोर्ट रैंकिंग खराब होते जा रही है। उसके ऊपर ऐसी जाहिलपना करोगे ना तो तुम्हारे साथ रेसिज्म ही होगा, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। एंड फॉर द लव ऑफ गॉड गाइस, स्टॉप पुटिंग दिस पीपल ऑन पेडेस्टल। दे आर नॉट द पीपल यू शुड लुक अप टू। ये लोग जाहिल गवार लोग हैं, इनको फेमस करना बंद करो। एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज मेक सिविक एजुकेशन कंपल्सरी सब्जेक्ट इन इंडियन स्कूल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ओडा और रेलवे ने 80 करोड़ स्पेंड तो कर दिए, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग बिल्कुल नहीं किया। तो क्या 80 करोड़ पानी में? और किसके 80 करोड़ हैं? अगर आप अहमदाबाद से हैं तो ये देखिए, गुमा से शीलज को जोड़ता हुआ ये रेलवे ओवरब्रिज जो एंड होता है एक दीवार में। मेरे शहर में एक बहुचर्चित दीवार को देख रहे हैं आप मेरे बिल्कुल ही पीछे। 80 करोड़ का खर्चा करके ये देखिए रेलवे फ्लाई ओवर बनाया गया है। अब ये खत्म होता है तो एंड होता है इस दीवार पर। लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े रहना पड़ता है, और ना खड़े रहना पड़े इस वजह से ये जो फ्लाईओवर है ये तैयार किया गया। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये फ्लाईओवर जहाँ पर एंड करेगा वो एक रेसिडेंशियल दीवार होगी। हमारे शहर का एक और घपला याद है ना, हाटकेश्वर ब्रिज। 2017 में इनॉग्रेशन हुआ, 2021 में उसे टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया और इतना कंस्ट्रक्शन बेकार था कि 52 करोड़ का फ्रेश टेंडर ये रिकंस्ट्रक्शन के लिए पास हुआ। और ये अलग ही नमूना है। 80 करोड़ का फ्लाईओवर बना दिया और बनाते बनाते 5 साल बीत गए, लेकिन किसी को भी विचार नहीं आया कि जहाँ पर इस फ्लाईओवर का एक एंड है वो एक रेसिडेंशियल दीवार है। मतलब यहाँ से लोग कैसे कम्यूट करेंगे? इस फ्लाईओवर से लेके इस दीवार के बीच में ऑलमोस्ट 10 से 12 फुट का ही डिस्टेंस है। ओडा ने ऑलरेडी रेलवे से कहा था फंड रिलीज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी फंड रिलीज हो गए। और अब देखिए 80 करोड़ का खर्चा, किसका पैसा है ये? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। ऐसे नहीं, शुरू से सुनिए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और छगन भुजबल, इन लोगों को और इनके फ्रॉड को तो आप जानते ही होंगे। अब इनकी केस की फाइलें रखी थी मुंबई वाले ईडी के ऑफिस में। आपको पता है वहां क्या हुआ? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और तो और 10 घंटे तक बुझाई भी नहीं। जान की हानि तो नहीं हुई, मगर माल की बात करें तो वो सब फाइलें और कंप्यूटर्स जलकर खाक हो गए। Oh shit! No! It is possible, it is possible! नहीं! ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। ये बिल्कुल सच है। और अब जब सब खाक हो ही गया है तो चाहे छगन भुजबल के कारनामों की फाइल हो, मेहुल भाई के 13,000 करोड़ के फ्रॉड की फाइल हो, या नीरव मोदी के 28,000 करोड़ के फ्रॉड की फाइल, ये सब कुछ खाक हो गया। अब इससे तो एक ही बात समझ आती है कि भले ही मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, मगर आग लग नहीं जाती। आग लगाई जाती है तो क्या छगन, मेहुल और नीरव को बचाने के लिए ये आग लगाई गई? और अब इसकी कोई जांच होगी या जाने भी दे, जो भी हुआ जाने भी दे। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर लद्दाख इस पर 0 चर्चा है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे
भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। शायद आप इनको ना जानते हो, ये शिवराज पाटिल है। 2008 में 26/11 आतंकी हमले के तहत देश के गृह मंत्री थे कांग्रेस सरकार में। हमले के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी लोगों की सुरक्षा करना, मैं इसमें विफल रहा इसीलिए इस्तीफा देता हूं। और ये देश के मौजूदा गृह मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में। इस्तीफा तो छोड़िए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इन्होंने नहीं की, उल्टा इनकी पार्टी के सारे नेता लगे हैं इस हमले को हिंदू मुस्लिम का रंग देने। और अंध वक्त हमें कहते हैं कि हम देशद्रोही हैं, कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं सरकार पे। तो क्या पूछे, कौन से कलर की चड्डी पहनी है ये पूछे, मणिपुर पर सवाल ना पूछे, उरी हमले पर सवाल ना पूछे, पुलवामा अटैक पर सवाल ना पूछे, कुंभ भगदड़ पर सवाल ना पूछे, रेल हादसों पर सवाल ना पूछे, तो क्या पूछे, तुम्हारे लौंडे का मुंडन कब है ये पूछे। गजब बेवकूफी है, सरकार से सवाल ना पूछे। 2014 से पहले यही लोग सिलेंडर उठाए उठाए गलियों गलियों घूम रहे थे कपड़े फाड़ते हुए, तब इनको ये मुद्दा भी बड़ा जेन्युइन लगता था, इनका सवाल भी बड़ा जेन्युइन लगता था। और आज हजारों लोगों के मरने के बाद भी सवाल ना पूछे। अरे लोगों के मरने पर ही तो सवाल पूछ रहे हैं, तो आज सरकार में जो है उनसे पूछेंगे, जब ये कल नहीं रहेंगे मां कसम इनसे नहीं पूछेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई विश्व गुरु भारत के लोगों का 650 करोड़ रुपए डूब गया क्योंकि दुनिया वाले हम लोगों पर विश्वास ही नहीं करते। अकेले साल 2024 में करीब 5 लाख भारतीयों का वीजा रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें उनके करीब 662 करोड़ रुपए डूब गए। अब हर देश में वीजा अप्लाई करने के लिए एक फीस देनी पड़ती है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। सबसे ज्यादा हमारा वीजा रिजेक्ट हुआ न्यूजीलैंड में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, यूरोप और यहाँ तक कि दुबई वाले भी हमारा वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका रीजन क्या बोला जा रहा है? पहला, इन देशों को यह डर है कि कहीं हम भारतीय वीजा के बहाने वहां जाकर इमिग्रेशन ना कर लें, और दूसरा कि अगर भारतीय वहां पहुंचते हैं तो क्या वो सभी अपना खर्चा उठा पाएंगे। इनफैक्ट पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 80 हुआ करती थी, जो अब खराब होकर 85 हो चुकी है। लाखों में कोई एक हिम्मत वाला होता है जो सिस्टम के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है और उसका ये हाल कर दिया जाता है। और हमारा ये हाल ना हो, हमारे सर पे कोई कुल्हाड़ी वगैरह मार के हमें सेप्टिक टैंक पे ना डाल दे, इसलिए हम सब कुछ नहीं बोलते। हम बस रील देख के, फोटो देख के कमेंट में बीजेपी कांग्रेस करके निकल जाते हैं। और यही वजह है कि मुकेश जैसे होनहार लोग जो एक्चुअल में देश का कुछ भला कर रहे होते हैं, उनको ये सिस्टम के मोटे दीमक, ये जो ठेकेदार है, ऐसे लोग खा जाते हैं। ये वो रोड है जो कि मुकेश ने एक्सपोज किया, जिसमें कि 120 करोड़ रुपए लगे हैं। देखो 120 करोड़ रुपए लग के ये बनी है क्योंकि मुकेश अकेला था जिसने की ये हिम्मत दिखाई आवाज उठाने की, तो उसकी आवाज दबा दी गई। बाकी लोग डर के मारे कुछ बोलेंगे ही नहीं। हम सब जहां भी रहते हैं, हमने आसपास गंदगी, खराब रोड और सब कुछ देखा होता है, और हमें पता होता है कि यहाँ का ठेकेदार, प्रधान, जिला अध्यक्ष जो भी है वो पैसे खा के बैठा है, रोड नहीं बनवा रहा, काम नहीं कर रहा, और हम उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है हम अकेले आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज दबा दी जाएगी। लेकिन अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएं, हम सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, राइट? अगर तुम्हें मुकेश की ईमानदारी की जरा सी भी रिस्पेक्ट है, आई वॉन्ट एवरी सिंगल यूथ ऑफ दिस कंट्री टू मेक एन एडिशनल इंस्टाग्राम, और तुम्हारे आसपास में जो भी दिक्कत है वो उस इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। जब एक एरिया से हजारों वीडियोस एक ही इशू पे, एक ही गड्ढे पे, एक ही नाली पे जाएंगी, तो देखते हैं कौन नेता क्या करता है, कौन ठेकेदार किसको मरवा, पूरे देश को मरवा देंगे क्या? पूरा यूथ खत्म कर देंगे? डर के मारे काम ही करवाएगा। तो ये बीजेपी, कांग्रेस की पार्टियों की साइड लेना बंद करो यार, कोई तुम्हारा बाप नहीं है इनमें से। ये वीडियो अपनी स्टोरी पे अभी शेयर करो, अभी वो इंस्टाग्राम बनाओ, और जब भी तुम बाहर जाओ, जहां भी तुम्हें दिक्कत दिखे, एक वीडियो बनाओ और डालो, नाम लेके डालो कि यह बंदा यहाँ का नेता है और ये काम नहीं करवा। अपने दोस्तों वगैरह सबको इनकरेज करो। पूरे देश का यूथ जब मीडिया बन जाएगा ना, तो देखते हैं किस किस को मरवाते हैं। टेक दिस इनिशिएटिव राइट नाउ। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से बने पुल पे लोग बेफिक्र खड़े हैं, बिना किसी टेंशन के कि ये पुल नहीं गिरे, और नजारा देख रहे हैं उस पुल के ढहने का जो ये कहकर बनाया गया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। भाइयों बहनों, आज आपको लगता होगा कि ये पुल गिरा है, नहीं, वास्तव में आपको मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं। कभी आप वाटर पार्क गए हैं? वाटर पार्क में जो फिसलन पट्टी होती है, उस पे जिस तरह के झोल होते हैं ताकि आप इंजॉय करते हुए जाएं, उसी की तर्ज पे हमने ये पुल तैयार किया है।
आप पुल से कभी पानी में, पानी से कभी सड़क पे, फिर सड़क से पानी में, और इसी प्रकार रोलर कोस्टर का मजा लेते हुए आप घर जाएंगे तो बच्चों को झूलों की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप संडे को फ्री होकर बच्चों को बाहर घुमाने आएंगे और देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं। हमारा विजन बहुत दूरदर्शी है भाइयों बहनों, हम आज के विषय में सोचते ही नहीं है। ये भगवान क्या जुल्म है। हम बात करते हैं 2000 साल के बाद क्या होगा, 3000 साल के बाद क्या होगा। गुजरात की भाजपा विधायक और 27 साल का यूपीएससी का छात्र राजकुमार। दिल दहला देने वाली यह पूरी घटना सुनिए। 2 मार्च को राजकुमार की भाजपा विधायक गीताबा के सुरक्षा कर्मियों से बहस हुई। कुछ ही देर बाद विधायक का बेटा उसे घर बुलाकर बेरहमी से पीटता है। राजकुमार के पिता किसी तरह उसे छुड़ाकर लाते हैं, लेकिन उसी रात राजकुमार फिर लापता हो जाता है। 6 दिन बाद उसकी लाश राजकोट हॉस्पिटल की मोर्चरी में मिलती है। पुलिस कहती है कि रोड एक्सीडेंट हुआ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बताती है कि राजकुमार के शरीर पर 43 चोटें थीं। क्या रोड एक्सीडेंट में ऐसा होता है? राजकुमार के पिता का सीधा आरोप है कि भाजपा विधायक गीताबा के पति जयराज सिंह और उनके बेटे ने राजकुमार की हत्या की। जयराज सिंह को पहले भी हत्या के मामले में सजा हो चुकी है। राजकुमार के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब पुलिस एक्सीडेंट बताकर राजकुमार की हत्या पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। क्या राजकुमार को न्याय मिलेगा या मोदी शाह की सत्ता ये मामला भी दबा देगी? सर वो एमएलए के लड़के ने 2 लोगों को उड़ा दिया। सर महाकुंभ में 100 से ज्यादा लोग मर गए। अंबानी और अडानी ने करोड़ों का घोटाला कर दिया। सर डॉलर 90 पहुंच गया। क्या? मगर ये तो बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को कैसे भी करके देशवासियों तक पहुंचने से रोकना है। इसको कवर करने के लिए कोई और मुद्दा ढूंढो। सर मगर कैसे करें? ये 2 कॉमेडियंस ने अभी अपने शो में कुछ उल्टे सीधे जोक्स मारे हैं ना, अरेस्ट कर लो। देश के हर न्यूज़ चैनल पर बस यही खबर दिखनी चाहिए। देशवासियों तक असली खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। मास्टर स्ट्रोक सर। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तुम्हें मालूम है इंडिया में लोग मरने वाले हैं? मालूम है ना। बीमारी से नहीं, एयर पोल्यूशन से। और यही हाल था चाइना का 2000 से 2013 के बीच में, लेकिन उन्होंने इस चीज को काफी स्मार्टली सॉल्व किया बाय रिड्यूसिंग कोल माइंस, हेवीली पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को बैन किया, पुरानी गाड़ी और डीजल गाड़ियों को बैन किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट किया, अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपैंड किया। Public transport in China is extremely cheap. The most you'll ever pay is 7 kwai, which is about $1, is about 50 kilometers away. ये सारे पेड़ लगाए, switch to renewable energy sources like wind, solar and hydro, and that's how they solve their problem. बट ये चीज हम इंडियन गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू गुड टू बी ट्रू। इसलिए आज से ही ये प्रिकॉशंस लेना शुरू करो। अगर खुद का ख्याल है तो नंबर 1 घर में एयर फिल्टर यूज करना शुरू करो। इनफैक्ट हर कमरे में रखो अगर पॉसिबल है तो। कार में हमेशा विंडो बंद रखो और एयर सर्कुलेटिंग बटन हमेशा ऑन रखो। अगर ट्रैवल कर रहे हो होटल्स में हमेशा एसी यूज करो सो दैट यू कैन कंस्टेंटली फिल्टर आउट द एयर। चौथी, अगर बाहर वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो तो पहले एयर क्वालिटी चेक करो। देयर आर एप्स टू चेक दैट। नंबर 5, अगर बाहर पोल्यूशन ज्यादा है N95 मास्क हमेशा पहने रखो, अदरवाइज तुम जल्दी मरोगे, बीमारी से नहीं, एयर पोल्यूशन से। हजारों लोगों को मारना लीगल है, हॉस्पिटल्स में बॉम्ब फेंकना लीगल है, बच्चों को मारना भी लीगल है। बट अगर कॉमेडियन मजाक में कुछ बोल दे तो सरकार की सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाती हैं। कुणाल कामरा ने कुछ पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाया, लोग हंसे, वीडियो वायरल हुई। गुंडों ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब तोड़ दिया। एक मजाक के लिए इतना ड्रामा। पर कॉमेडियंस को डराना पॉलिटिशियंस के लिए बिल्कुल आसान है। डराना है तो इलॉन मस्क को डराओ। इलॉन मस्क ने इंडियन गवर्नमेंट पे केस कर दिया और बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाया जा रहा है, मनमानी करते हैं और बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी कंटेंट ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन ट्विटर यानी कि एक्स के ऑफिस पे कोई गुंडा नहीं गया, किसी को कोई धमकी नहीं दी गई। इलॉन मस्क को डराना उनके बस की नहीं, तो कॉमेडियंस, यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट को ही डरा देते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले इंडिया गॉट लेटेंट में सरकार जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी। ये उनका सोचा समझा प्लान था और अब डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट लाने वाले हैं। बोलते हैं किसी का भी नाम बिना मर्जी के नहीं ले सकते। अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो जर्नलिस्ट उसका नाम नहीं ले सकते और ना ही कोई ऑनलाइन कंटेंट में उसका नाम आ सकता है बिना चोर की परमिशन के। और अगर बोला तो 2 साल की जेल या 500 करोड़ का फाइन। पूरी दुनिया में इंडिया का नाम फैल रहा है पर गलत वजह से। रेप्स की वजह से ऑलरेडी इंडिया बदनाम है और अब कुणाल कामरा का केस और एक्स का केस। आज जर्नलिस्ट और कॉमेडियन सफर कर रहे हैं, कल आप और हम करेंगे। क्या आप अपनी दिल की बात बोलना भी जुर्म है?
ये आपको और हमें डिसाइड करना है। स्मेल भी आती है इस पानी के अंदर, देखिए स्मेल उल्टी जैसा हो जाएगा इसमें डालोगे। आप तो सूंघ रहे हो ना, हम तो इसको नहा रहे हैं, मुंह में भी जा रहा है, बताइए कितनी गंदगी है। विश्व गुरु भारत की राजधानी में आने वाला पानी है ये। इसी पानी से इंसान को नहाना है, इसी पानी से कपड़े धोने हैं और बर्तन धोने हैं। जो कपड़े का कलर है ना, जो 100% होता है कपड़े का कलर, वो 50% हो जाता है, उसको 2 महीने बाद वो रिटायर है वो कपड़ा। इसी से इंसान नहा भी रहा है। तो मैम इंसान जब भी तो बीमार पड़ रहा है, खांसी जुकाम बुखार। टीबी की बीमारी है सबसे ज्यादा, अस्थमा है, कैंसर है, या 3 लोग को तो कैंसर की बीमारी निकल गया। जैसे केजरीवाल का फ्री दारू था ना, सेम वैसे ही पानी आती है हमारे यहाँ, दारू जैसी। कमल कुमार स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सिंग में आज कूड़ा उठाने का काम करते हैं। सीतू साहू ओलंपिक मेडलिस्ट आज गोलगप्पे बेच रही हैं। तारा सिंह वानसा हॉकी चैंपियन आज रेलवे स्टेशन पे कूली का काम कर रही है। इंटरनेशनल फुटबॉलर रश्मिता पात्रा आज पान शॉप चला रही है। पराग पाटिल सीनियर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आज कैब ड्राइवर बन गए हैं अपना घर चलाने के लिए। तो क्या बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद ने सही कहा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो स्पोर्ट्स को इंडिया में करियर मत बनाना, सिर्फ पैशन के लिए ही खेलना, क्योंकि खेल से आप इंडिया में अपना पेट नहीं भर सकते। सिर्फ 1% लोग ही हैं इंडिया में जो स्पोर्ट्स खेल के अपना प्रोफेशनल करियर बना पाए। आपको क्या लगता है? बहुत हल्ला मचा रखा था ना तुम लोगों ने कि मोदी जी मणिपुर पे नहीं बोलते, मोदी जी मणिपुर पे नहीं बोलते। अपनी जान जोखिम में डालकर, सारी सीमाएं तोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर, सारी बाधाएं पार करके फाइनली मोदी जी ने मणिपुर के ऊपर एक्सपर्ट ट्वीट कर दिया है। पता है बचपन में हमारे स्कूलों में पर्यायवाची या सिनोनिम वर्ड पढ़ाए जाते थे, लेकिन मोदी जी कसम से बोल रहा हूँ, अगर बेशर्मी का एग्जैक्ट पर्यायवाची या सिनोनिम आज के जमाने में अपडेट होता ना तो वो होता नरेंद्र मोदी। मतलब 20 महीने से ज्यादा वायलेंस हो गई है, लोग मर रहे हैं, परेशान है, रिलीफ कैंप्स में जगह नहीं मिल रही है, कितने लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। लेकिन मजाल हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर मणिपुर जाके भी आया हो। 3 मई 2023 को वायलेंस शुरू हुई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक बार मणिपुर होके नहीं आए। जाना तो छोड़ो, इनके मुंह से मां से मणिपुर निकलने में 2 साल लग गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31,000 से ज्यादा लोग जो रिलीफ कैंप्स में हैं वो अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और उनमें बीमारियां फैल रही हैं, जिसमें कैंसर और किडनी फेलियर प्रोमिनेंट है। 90 लोग इन बीमारियों से मर चुके हैं, जिसमें 33% एल्डरली लोग हैं और 24% बच्चे हैं। मोदी जी ये जो अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज में मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हो ना कि बड़े बच्चे आ जाते हैं मेरे पास, वो मुझसे कुछ भी पूछ लेते हैं, शायद उनमें एक भी मणिपुर का बच्चा नहीं होगा, क्योंकि वो तो बेचारे बीमारियों से ही मरे जा रहे हैं। कई हजार किलोमीटर दूर एक प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया है, उसकी कवरेज के लिए मीडिया अमेरिका पहुंच जाती है, लेकिन अपने देश में 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के मणिपुर जाने में ऐसी तैसी हो रही है इनकी। आई होप ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाओ, जिससे लोगों को मणिपुर के बारे में और पता चले, वो मणिपुर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखे, ज्यादा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर को टैग करें। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे सरकार काम नहीं करेगी। इंडिया इतना बदनाम क्यों है? चारों तरफ इंडियंस को अनसिविलाइज्ड, घटिया, नफरत की नजरों से क्यों देखा जाता है? ओडिशा के कलिंगा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने 500 नेपाली बच्चों को इसलिए यूनिवर्सिटी से निकाल दिया क्योंकि वो बच्चे एक नेपाली छात्रा की सुसाइड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज ने उन पर, उनकी कंट्री पर रेसिस्ट कमेंट्स भी किए। क्या इसके बाद कोई नेपाली माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इंडिया भेजेंगे? कुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियोस इंटरनेट पर सेल हो रहे हैं 2,000-3,000 रुपए में। टेलीग्राम पर गंगा रिवर बेदिंग वीडियोस करके अपने ही इंडियन भाइयों ने ग्रुप्स बनाए हैं। क्या इसके बाद इंडियंस एक दूसरे पर भी भरोसा कर पाएंगे? बिहार में मधुबनी स्टेशन में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर आम जनता ने, भक्तों ने ही अटैक कर दिया, खिड़कियां तोड़ी, लोगों पर अटैक किया क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी पैक्ड अप थी, वो चढ़ नहीं पाए। एक 7 महीने की बच्ची का रेप एक 37 साल के आदमी ने किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। एक 4 साल की बच्ची का रेप करके एक 45 साल के आदमी ने उसे ट्रंक में डाल दिया। एक 5 साल की बच्ची यूपी में, वो उन्हें नानू नानू बोलती थी और उस नानू ने ही उसका रेप कर दिया। ओह बाय द वे, वो प्रेग्नेंट महिला जिसे तमिलनाडु में ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, उसका मिसकैरेज हो गया। विदेश से कोई हमारे यहाँ आता है तो हम उसका रेट पूछने लगते हैं, और हमारे लड़के विदेश जाते हैं तो वो गोरी चमड़ी देखकर पागल ही हो जाते हैं। भयंकर से भयंकर रेप केसेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। एक जानवर तक को नहीं छोड़ते। सुनने में बुरा लगता है लेकिन करने में बुरा नहीं लगता। दोगलेपन और रिलीजन का झंडा माथे पर लगाकर आगे बढ़ते हम जनरेशन बाय जनरेशन। खुद गाली देते हैं माँ बहन की और दूसरों को कहते हैं महिलाओं की इज्जत करना सीखो। जोक्स के फैसले जहां 7 दिन में हो जाते हैं और रेप केसेस, मर्डर केसेस सालों साल पेंडिंग रह जाते हैं और विक्टिम के माँ बाप इंसाफ का इंतजार करते करते मर जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस में थूकना, कूड़ा फेंकना और कहते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं, दूसरे आदमी करेंगे साफ, ये हमारा काम थोड़ी है। विदेशों में जो इंडियन रेजिडेंशियल एरियाज है ना,
वहां भी कई जगह आपको पान की पीक फेंकी हुई दिख जाएगी। हम पर्सनल स्पेस नहीं जानते, धक्का मार मार के बड़े हुए हैं। लोगों को बुली करना, अपमान करना, ऑफेंड करना, लोगों के पर्सनल स्पेस में झांकना हमारा हिडन टैलेंट है। हम ये इंटरनेशनल रेसिज्म, ये बेइज्जती, दुनिया भर की नफरत डिजर्व करते हैं। तुम्हें लगेगा कि भाईचारा क्यों निभा रहा है, 27-28 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन हमारे जो मीडिया के पिल्ले हैं वो लोगों को सिर्फ ये दिखा रहे हैं जिससे उनको भड़काया जा सके। हमारे मीडिया दिखा रहे हैं कि वो लोग आए, धर्म पूछकर गोली मार दिया, जो बात सही भी है, मैं भी इस बात से एग्री हूँ। लेकिन जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, 2000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको ऊपर से नीचे कौन लाया? जो घायल हुए थे, जो चोटिल हुए थे, उनका वहाँ से रेस्क्यू करने वाले भी कश्मीर के मुसलमान ही थे। ये सारी चीजें मीडिया लोगों को क्यों नहीं दिखा रही है? क्योंकि अगर ये सब दिखाए तो लोगों का जो अंदर आग लगा हुआ है वो शांत हो जाएगा। यहाँ तक वहाँ जो रहने वाले मुस्लिम हैं उन लोगों को फ्री में पानी दिया, फ्री में खाना दिया, फ्री में रहने को होटल दिया, कुछ लोगों को अपने पैसे से किराया करके उनको घर भी भेजा। बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि वहाँ पर जो चेक पोस्ट लगा हुआ था उसको क्यों हटाया? अगर वो चेक पोस्ट होता तो आज जो लोग मरे हुए हैं वो जिंदा होते और अपने परिवार के साथ ही होते। भाई मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ जो रियलिटी है। मैं वो बात नहीं बोलूंगा जिससे लोगों को भड़काया जा सके। तो भाई जब आप कुणाल कामरा और औरंगजेब में बिजी थे तो हमारी सरकार ने चुपके से बिना डिस्कशन और फीडबैक के एक नया कानून पास कर दिया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इस कानून के हिसाब से अगर आपने किसी बड़े आदमी से पूछा कि अपनी डिग्री तो दिखा दो, तो इसके लिए आपके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। इनफैक्ट अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ये एक्सपोज करता है कि किसी सरकारी ऑफिसर ने मोटी संपत्ति जमा कर रखी है, तो ये उस ऑफिसर की प्राइवेसी का हनन होगा, जिसके लिए रिपोर्टर को जेल हो सकती है। इनफैक्ट ये तो छोड़ो, कल आपने अगर मेहुल चोकसी या नीरव मोदी या विजय माल्या के खिलाफ कोई एक्सपोज कर दिया तो उसमें भी आप क्रिमिनल माने जा सकते हो। मतलब ये है कि 2005 में आरटीआई एक्ट बनाया गया था पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, पर अब धीरे धीरे उसका पूरी तरीके से गला घोंटा जा रहा है। पर हमें इन सब बातों से क्या करना है भैया? औरंगजेब जो 400 साल पहले मर गया, जरा उस पर हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे यार प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? तुम टैक्स क्यों नहीं भरना चाहते? भाई तुम्हें दिख नहीं रहा हमारे देश में फैसिलिटीज कितनी अच्छी अच्छी हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री फूड फॉर स्टूडेंट्स, बिल्कुल रशिया की तरह। वो अलग बात है कि भाई मिड डे मील में से हम अंडा छीन लेते हैं बच्चों से। भाई हॉस्पिटल्स और हेल्थ की बात मत करना, हम यूके ऑस्ट्रेलिया को बीट कर रहे हैं। बीमारी कोई सी भी हो, क्योर हम यूं ढूंढ लेते हैं। फूड सेफ्टी में हम बिल्कुल जापान और सिंगापुर की तरह है। वो अलग बात है कि हर स्ट्रीट फूड में खाना इंजन ऑयल में बनता है। और जहाँ तक बात कर रेप, मर्डर, चीटिंग, रॉबरी, इन जैसे क्राइम के लिए भाई हमारे देश में बिल्कुल स्ट्रिक्ट कानून है, एकदम सऊदी अरेबिया को हम बीट कर रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे देश में जनरल न्यूट्रल लॉज नहीं और 45.2 मिलियन केसेस पेंडिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करना, हमारा देश दुबई को बीट कर रहा है। वो सड़क में जो गड्ढे है ना, वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जब तुम्हारा गाड़ी जाएगा गड्ढे में तो तुम जाओगे हॉस्पिटल में, और गाड़ी जाएगी मैकेनिक के पास तो उससे मिलेगी सैलरी डॉक्टर को और मैकेनिक को, और तुम्हें छुट्टी। सबका भला होगा। और एयर क्वालिटी की बात मत करना, मुकाबला नहीं है हमारा। AQI हो या फिर अंधभक्ति, हम हमेशा टॉप में रहते हैं। तो क्या हुआ अगर देश में टैक्स ज्यादा है? तुम आम आदमी हो, चूतिया बनते रहो, आपस में लड़ते रहो, रिलीजन के नाम पे बढ़ते रहो, आंखों में पर्दा लगाए रखो और वसूली ताई जिंदाबाद कहते रहो। जय हिंद, जय भारत। अरे भाई हम सब ये सोच के खुश हो रहे हैं, पानी बंद कर दिया हमने पाकिस्तान का पानी बंद। उधर पाकिस्तान भी मजे ले रहे हैं। भाई हम तो टट्टी कर रहे थे, तुमने पानी बंद कर दिया। भाई हमें फ्रिज में बोतल भर के रख दी थी, तुमने पानी। कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट, मोदी भी झूठा और मोदी के चाहने वाले भी झूठे। पूरे देश भर को एक बार फिर से धोखे में रखा जा रहा है। इंडस जो ट्रीटी है वो कैंसिल हुई। फैक्ट लेकर आया हूं कि किस तरह से धोखा दिया जा रहा है। जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म किया है उसमें 6 नदियां आती हैं, जिसमें रावी, व्यास, सतलज है, और तीनों का पानी हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। भारत 95% इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद वेस्टर्न जो रिवर है वो सबसे खास है, जिसमें इंदुस, झेलम और झेलम है। इन तीनों का 100% यानी 100% पानी उसी पाकिस्तान को पहले से मिलता है, क्योंकि उसका फ्लो ही उसकी तरफ है और वो भी POK की तरफ से जाता है। अब सवाल यह है कि जिसे कहा जा रहा है कि हम ये इंदस, झेलम और झेलम, इसके पानी को रोकने की बात की जा रही है। अब मान लीजिए इस पानी को अगर रोकना है तो इंडिया को, हमको, मोदी को इसको
पानी को रोकने के लिए भाई डैम चाहिए ना। अरे भाई अगर एक तेजी से पानी बह रहा है, आप उसको रोकना चाहते हो तो कोई बर्तन इकट्ठा करोगे, गड्ढा वड्ढा खोदोगे? अच्छा, तो हमें 500 बिलियन क्यूबिक मीटर सेविंग की कैपेसिटी भी अभी तक नहीं मिली है। भाई हमारे पास सेविंग के लिए कुछ है ही नहीं। हम पानी वो कहां इकट्ठा करेंगे? अंधभक्तों के पिछवाड़े में? फैक्ट पर बात कर रहा हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज से बनाना शुरू करेंगे तो 5 से 6 साल लगेंगे और 1 लाख करोड़ का खर्चा है। और अगर हम 100% उस पानी को पूरी तरह से, उन तीनों नदी के पानी को रोकने की कोशिश करेंगे तो हमें कम से कम 3 से 5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसमें 8 से 10 साल कम से कम लगेंगे। जो इंडस वैली है वो पहाड़ी वाला एरिया है, वहां पर कई गांव भी हैं, ऊबड़ खाबड़ वाला है। तो हम अगर डैम बनाएंगे तो उसमें 5 साल मिनिमम लगेगा, कई गांव उजाड़ने पड़ेंगे। और अगर हमने पानी रोकने की कोशिश की भी तो चाइना और दूसरे देश पाकिस्तान का साथ देंगे। लेकिन हमें क्या करना है भाई? हमें क्या करना है? कुछ हमें यह करना है, ऐसे बदला लेंगे हम, बॉलीवुड की फिल्मों में बदला लेंगे हम। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं? आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड जैसा अमीर देश एजुकेशन फ्री देता है, जहाँ हार्वर्ड, कैम्ब्रिज ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, वहां पर एजुकेशन। और हम मत पूछिए, एक से एक है भैया। धन्य है प्रभु लोग हमारे देश में। हम 200 रुपया पढ़ाते हैं। आज भी हम निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि 18% जीएसटी और इनकम टैक्स वाला हटा देना, हम 90 रुपया में पढ़ा देंगे या किसी को अनपढ़ नहीं छोड़ेंगे। इतना हम 90 रुपया में, क्योंकि एट लास्ट मेरे पास I will not get into the details. We are discussing the constitution and the mistakes done by the Congress party, as a result of which the Indian economy is suffering, sir. I will not get into the details. I will not go into details. मैडम, डिटेल्स में जाने के लिए ना इकोनॉमिक्स की, फाइनेंस की, टैक्सेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अरे हम मिडिल क्लास वालों को तो सारा दुख ही है कि आप आज तक डिटेल्स में नहीं गई। मतलब दिमाग लगाए, मेहनत करे, ट्रॉफी जीते गुकेश, 11 करोड़ का प्राइज मनी मिला है उसे, लेकिन हफ्ता वसूली की तो आदत लग गई है मैडम को। उसके प्राइज मनी पे भी 4 करोड़ 60 लाख का टैक्स। I will not go into details. हम मिडिल क्लास वाले चले जाए डिटेल्स में। हालत ये कर दी है आपने कि अब सुबह उठने में भी डर लगता है हमें, क्योंकि उठते ही मुंह धोना पड़ेगा तो साबुन पर 18% जीएसटी, ब्रश करना पड़ेगा तो टूथपेस्ट पर 18% जीएसटी। वैसे आपकी प्लानिंग तो पूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऑफिस नंगे नहीं जा सकते, तो उसके लिए कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो उस पर 5 से 12% जीएसटी, दूध दही पर जीएसटी, जूतों पर 12% जीएसटी। इतनी टेंशन लेने के बाद कि भैया घर का बजट कैसे मैनेज होगा, बाई चांस हमारे सर पर गलती से बाल बच जाते हैं तो इनसे वो भी बर्दाश्त नहीं है। मैडम ने हेयर ऑयल पर भी 18% जीएसटी लगा दिया। मतलब एक आइटम के आगे 2 जीएसटी, एक आइटम के पीछे 2 जीएसटी, अब जिंदगी भर भरते रहो जीएसटी। और ऐसा नहीं है कि हम टैक्स पे नहीं करना चाहते, पर इतना टैक्स देने के बाद उसके बदले में हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटीज तो मिले। पहले जीएसटी देकर गाड़ी खरीदो, फिर हर हफ्ते उसकी रिपेयरिंग करवाओ। क्यों? क्योंकि सड़कें टूटी हैं, अभी गड्ढों में गाड़ी फंस रही है, और जहाँ रोड्स हैं वहाँ इतनी छोटी है कि घंटों ट्रैफिक में फंसे रहो। सस्ती एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल खराब है, घर में किसी की तबियत खराब हो जाए तो सरकारी अस्पताल में फैसिलिटीज के नाम पर नील बटे सन्नाटा है, मिड डे मील के नाम पर बच्चों को कूड़ा खिलाया जा रहा है। अब तो ये है कि एक सरकार फिल्में टैक्स फ्री कर देती है तो हमारी मीडिया बड़ी खुश रहती है, लेकिन वहीं कोई एक सरकार अगर फ्री बिजली पानी दे रही है तो हमारी मीडिया को मिर्च लग जाती है। 700-800 बीघे पर अडानी साहब का कब्जा होने जा रहा है। जी होने जा रहा है। बिना बताए हो गया सर, हो गया जी, हो गया सर। मुआवजा वगैरह, मुआवजा नहीं, अब हमें चाहिए मौत। क्यों ये सब कर रहे हैं? मतलब कि बिना सूचना जबरदस्ती कोई सूचना नहीं है, तो ये तो तानाशाही हो ही रहा है। सब बीजेपी करा रहे हैं और क्या करा है? संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है, और टेलीकास्ट भी होता है। इससे पहले भी इंटरव्यू, मतलब परसों आए थे मीडिया वाले, लेकिन टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, न्यूज में भी नहीं आया। न्यूज वाले भी नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। रहीमाबाद गांव की जमीन भी जा रही है, पूरी जमीन जा रही है। न्यूज वाले क्यों नहीं दिखा रहे? अब मुझे क्या पता सर, वो तो वही लोग जाने ना। एयरपोर्ट नहीं था पहले, भक्ति खेड़ा था के बाद एयरपोर्ट भी नहीं था, नहीं था तब से है। मोहम्मदपुर नाम रहा, भक्ति खेड़ा के गाँव था पहले की एयरपोर्ट था। अच्छा, कभी ऐसा अन्य सरकारों में हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। कोई सब ये हो रहा मोदी की सरकार में, ये मोदी की सरकार में सब हो रहा। मोदी जी अम्मा ये भी बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। यही बैठ तो है, हम लोग हवाई बैठ कर देखिए, 4 दिन से भूखे प्यास खरीद।
मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही जमीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है। धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं। सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। आप लोग इधर हिंदू मुस्लिम करते रहो और उधर ये नेता आप लोगों का फायदा उठाते रहेंगे। अभी नेताओं की सैलरी 24% बढ़ाई गई है। मतलब पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स को 1,24,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। अब देखो इतना ही नहीं, एमपीज को सैलरी के अलावा और भी पैसे और बेनिफिट्स मिलते हैं। उनको महीने का 70,000 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस और 60,000 ऑफिस अलाउंस भी मिलता है। एक्स्ट्रा फायदों की बात करें तो एमपीज और उनकी फैमिली का मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होता है। हर साल 34 बार बिना पैसे दिए फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन का अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास ट्रैवल भी फ्री है, चाहे आप अपने काम से जा रहे हो या सरकारी काम के लिए जा रहे हो। इतना ही नहीं, एमपीज को न्यू दिल्ली के बीच में बिना किराए का घर मिलता है। टेलीफोन के लिए 1.5 लाख साल का फ्री बैलेंस दिया जाता है। हर साल 50,000 यूनिट बिजली और 4 लाख लीटर पानी बिना किसी चार्ज के मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये सब नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश का जो मिडिल क्लास बंदा है उसकी इनकम घटती जा रही है। IIT वाले बिना नौकरी के घूम रहे हैं। एजुकेशन में कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। लेकिन नेताओं को फ्री सर्विसेज मिल रही है। तो भाई इस हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा से बाहर आओ और थोड़ा अपने बारे में सोचो। एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने से ये नेता लोग आप लोगों को रोटी नहीं देने वाले। और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या तुम लोग ऐसे ही इंडिया चाहते हो, जो बलात्कार हो, जो तानाशाही हो, जो बलात्कारियों का साथ दे, जो करप्शन पॉलिटिशियन हो, जो कि मीडिया करप्शन हो, सब